अरे रिकैप करा देता है, एक बहुत सिंपल सा रिकैप। ठीक है, तो एक था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि क्या बोलता था कि अगर आपका एक वेक्टर ये है जिसको हमने p बोला था, और एक वेक्टर अगर ये है जिसको हमने q बोला था, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। इसको हम r वेक्टर बोलते थे, ठीक है। और जो r वेक्टर होता था उसकी वैल्यू क्या होती थी, किसको पता है, अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, यही था। r को यहाँ पर रिजल्टेंट बोला जाता था। और कभी कभी हमको r की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बोलते थे, उसको हम बीटा से डिनोट करते थे कि r p से कितने एंगल पे है, तो उसको हम टेन बीटा से डिनोट करते थे। टेन बीटा सबको याद है क्या होता था, टेन बीटा बताओ, q साइन थीटा अपॉन में a p प्लस q cos थीटा, यही फॉर्मूला था। सही है। अगर आपको पेपर में फॉर्मूला याद नहीं है तो बहुत सिंपल है, इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और आपको ये याद होना चाहिए, अगर ये q है तो ये क्या हो जाएगा, q cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, q sin थीटा। सही है। उसके बाद टेन बीटा परपेंडिकुलर पर बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया, q sin थीटा, बेस क्या हो गया, p प्लस q cos थीटा। तो ये फॉर्मूला है क्या निकालने का, एंगल, और ये फॉर्मूला है क्या निकालने का, मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड बताओ, आर वेक्टर। ठीक है, यही किया था हमने। इसके बाद जो दूसरा लॉ था वो था आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम भी काइंड ऑफ ऐसी था कि बस एक वेक्टर ये रहा आपका p, इस बार जो दूसरा वेक्टर होगा q वेक्टर हो, इसके एंड से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि यहां से स्टार्ट होगा, सेम पॉइंट से, जिसको हम को लीनियर नहीं को इनिशियल वेक्टर भी बोलते हैं। और ये आपका कौन सा हो गया, q वेक्टर। सही है। तो इसका जो रिजल्टेंट बनता था, रिजल्टेंट कहाँ बनता था इसके बीचों बीच, आर वेक्टर। और इसी आर वेक्टर का फॉर्मूला फिर से क्या आएगा, अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, सेम फॉर्मूला एग्जैक्टली। तो ट्राइंगल लॉ हो चाहे पैरेललोग्राम लॉ हो, दोनों में ही रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। एंगल का फॉर्मूला भी सेम होगा, इसमें एंगल ये होगा, इसको हम टेन बीटा से डिनोट करेंगे, क्या होगा बताओ, बी क्यू साइन थीटा अपॉन में p प्लस क्यू कॉस थीटा। सही है, यही होगा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्राइंगल लॉ, कि ट्राइंगल लॉ में एक वेक्टर के बाद दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है, मतलब एक के एंड पे दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है, दोनों का जो पॉइंट ऑफ एक्शन होता है वो एक ही नहीं होता। ठीक है, एक के एंड से दूसरा होता है। ऑन दी अदर हैंड जो पैरेललोग्राम लॉ होता है, दोनों का पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होता है, सेम ही होता है, एक ही पॉइंट पर दोनों वेक्टर लगते हैं। ये जनरली आपका लगेगा जब किसी भी बॉडी में फोर्स लगता है, क्योंकि फोर्स एक साथ आप लगा सकते हो, किसी भी बॉक्स में दो रस्सी बांध के खींच सकते हो उसको। ऑन द अदर हैंड ये ज्यादातर लगता है जब बॉडी ट्रैवल कर रही हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, पहले एक डिस्प्लेसमेंट होगा फिर दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। हाँ भाई ईशान, ये बात क्लियर हुई, इतनी बात सबको समझ में आई। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 हम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है देखो, अ बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज, एक बॉडी है उसको एक ही पॉइंट पे कितने वेलोसिटीज मिल रही हैं, दो वेलोसिटीज मिल रही हैं। 130 मीटर पर सेकंड ड्यू टू ईस्ट एंड अनदर 40 मीटर पर सेकंड ड्यू टू नॉर्थ। तो एक बॉडी मान लेते हैं, दिस इज द बॉडी, बी बोल देते हैं इसको, और इसको दो वेलोसिटीज मिल रही हैं। एक तो ईस्ट की तरफ, डायरेक्शन सबको पता है ना, ये होता है ईस्ट और ये होता है नॉर्थ। ठीक है, हाँ, इस बॉडी को एक स्पीड तो मिल रही है इसकी तरफ, कितनी है ये, 30 मीटर पर सेकंड, इतनी मिल रही है किस डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में। ये बात समझ में आ गई। और दूसरी वेलोसिटी मिल रही है कहाँ पे, 40 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में। ये क्वेश्चन तो बोल रहा है फाइंड दी रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्या फाइंड करनी है हमको, रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब एक्चुअल में अगर आप कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन को चेक करने की कोशिश करोगे तो ये बॉडी को वेलोसिटी नहीं मिल रही होगी, ये बॉडी को क्या मिल रहे होंगे, फोर्स मिल रहे होंगे। एक कोई बॉडी मतलब कोई भी इस ऑब्जेक्ट को उस तरफ धक्का दे रहा होगा और एट द सेम टाइम कोई इसको इस तरफ भी धक्का दे रहा होगा, तभी एक ही पॉइंट पे इस पे दो फोर्सेस लग रहे होंगे, इसलिए ये बॉडी इधर भी जाना चाह रही होगी और ये बॉडी इधर भी जाना चाह रही है। अब हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्या निकालना है, क्या ये दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल है। और वेक्टर में रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है अगर ये आपका 30 है और ये आपका क्या है 40 है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, बीचों बीच, ऐसे ही बनेगा। यही होता है रिजल्टेंट। किस में पढ़ा हमने, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा कि दोनों का पॉइंट एक साथ स्टार्ट है तो बीच में रिजल्टेंट बनता है कि नहीं, दोनों का पॉइंट एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे स्टार्ट है। अब ये जो आर है इसका फॉर्मूला होता क्या था बताओ, आर का फॉर्मूला होता था अंडर रूट
पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2p/q cos थीटा, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे हम। तो इसमें p क्या है हमारे पास, p तो इसमें 30 दिया हुआ है, q क्या दिया हुआ है हमारे पास, q तो इसमें 40 दिया हुआ है, और एंगल ये जो थीटा होता था ये किसके बीच का एंगल होता था, ये होता था p और q के बीच में। ये आपका कौन सा वेक्टर है, ये p वेक्टर है, और ये कौन सा वेक्टर है, q वेक्टर, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो मेरे को साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री है, क्योंकि ईस्ट से नॉर्थ 90 डिग्री बनाता है। सही है, वैल्यूज पुट करना है केवल बस। तो क्या आएगा बताओ बताओ, आर आएगा आपका अंडर रूट पी की वैल्यू कितनी है, पी वैल्यू 30, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू में कॉस 90 डिग्री, 90 क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 एंगल है। समझ में आया, गुड। अब इसको सॉल्व कर दो बस। अगर आपको बहुत से मैथ आएगी ना तो इसका आंसर 50 आने वाला है, ये पहले ही कैलकुलेटेड है, क्योंकि 30 का होगा 900, 40 का होगा 1600, और ये तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि cos 90 जीरो होता है, और ये पूरे ही टर्म को जीरो कर देगा। और इसको अगर आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 2500, और 2500 होता है किसका, 50 का। अब किसकी बात हो रही थी शुरुआत में, चले तो वेलोसिटी की बात हो रही थी मीटर पर सेकंड, मतलब जो रिजल्टेंट है उसके पीछे भी लगेगा 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कंबाइंडली अगर दो वेलोसिटीज इस बॉडी पे लगेंगी तो ना तो ये ऊपर जाएगी ना ये इधर जाएगी, ये कहाँ जाएगी, बीच में कहीं जाएगी, और कितनी स्पीड से जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगी। सही है, ये समझ में आया। तो हमने ये तो वैल्यू निकाल दी कि भैया ये बीच में कहीं जाएगा, लेकिन मेरे को एंगल भी तो निकालना पड़ेगा कि भैया किस डायरेक्शन में जाएगा। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे एक एंगल बनाते थे रिजल्टेंट का, जिसको हम किससे डिनोट करते थे बताओ, बीटा से, यही होता था। तो यहाँ पे ये भी बीटा होगा क्योंकि रिजल्टेंट ही 50 है। अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ टेन बीटा का, टेन बीटा का फॉर्मूला क्या था बताओ, Q साइन थीटा अपॉन में P प्लस Q कॉस थीटा, यही था। अब अगर मान लो आप फॉर्मूला भूल भी गए, फॉर्मूला भूल भी गए तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो बताओ, मैं बताता हूँ आप डायरेक्टली कैसे लगा सकते हो। ये आपका 30 था, ये आपका क्या था 40 था, और ये आपका रिजल्टेंट था कितना आया था, ये 50 मीटर पर सेकेंड। इस वेक्टर के पैरेलली में यहाँ एक और वेक्टर नहीं बना सकता, बना सकता हूँ, डेरिवेशन में किया था। अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40 मीटर पर सेकंड, होगा कि नहीं होगा। अब इसी की मेरे को वैल्यू निकालनी है कि ये 50 मीटर पर सेकंड किस डायरेक्शन में, तो यहाँ मैं एंगल बना देता हूँ। और अब मैं अगर 10 बीटा का फॉर्मूला होगा तो 10 बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो क्या मेरे पास परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। कितना है मेरे पास 40, बेस कितना है 30, तो इससे कट के क्या जाएगा 4/3। तो बीटा की वैल्यू क्या जाएगी tan इनवर्स 4/3, यही इसका एंगल होगा। अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो भी यही आंसर आएगा, क्योंकि फॉर्मूला को हमने ड्राइव ऐसे ही किया था। अगर आप फॉर्मूला आगे करना चाहते हो तो tan बीटा होगा आपका Q साइन थीटा अपॉन में P प्लस Q कॉस थीटा। लगाओ Q कितना है आपका 40 साइन 90। अब 90 क्यों है पता है ना, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा 90 था, यहाँ पे बना सकते हैं थीटा 90 था हमारे पास। और अपॉन में P कितना है हमारे पास, ये है P, यहाँ पे लिखते हैं ये रहा P 30 अपॉन में 40 कॉस 90। अब साइन 90 तो 1 होता है तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, 40 आ जाएगा। कॉस 90 जीरो होता है तो 0 हो जाएगा, तो 40/3 आएगा, फिर से आंसर आ जाएगा 4/3 tan बीटा का। तो आप चाहे लॉजिक लगाओ चाहे आप फॉर्मूला लगाओ, दोनों से आंसर सही नहीं आना है। समझ में आया नहीं, किस मिलता है एग्जाम्पल 6 में चलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है, टू फोर्सेस whose मैग्नीट्यूड आर इन रेशियो 3:5। मतलब कह रहा है कि दो फोर्स हैं, एक हो गया F1, ठीक है, टू फोर्सेस, एक फोर्स हो गया F1 और दूसरा फोर्स क्या हो गया हमारे पास F2, और इनका जो रेशियो है वो दे रखा है 3:5। कितना दे रखा है 3:5। गिव अ रिजल्टेंट, इन दोनों ही फोर्स का एक रिजल्टेंट है। क्या है, एक रिजल्टेंट है जो कि किसके बराबर है 35 न्यूटन के बराबर है। किसके बराबर है 35 न्यूटन। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बी 60 डिग्री, अगर इन दोनों के बीच का एंगल, ये जो F1 और F2 है, इनके बीच का इंक्लिनेशन, मतलब ये अगर आपका F1 है और ये अगर आपका F2 है, इन दोनों के बीच का इंक्लिनेशन 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो बताओ कि दोनों फोर्स कितने होंगे। हैं, देखो बहुत सिंपल है, देखो दो फोर्स है, ठीक है, F1 और F2, दोनों का रेशियो दे रखा है और इन दोनों के बीच का एंगल भी दे रखा है, रिजल्टेंट भी दे रखा है। हमें क्या निकालना है, इन दोनों फोर्स की वैल्यू, क्योंकि ये तो न्यूटन में है, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है क्योंकि रेशियो में दी है। अब ये क्वेश्चन आपको करना आता है मेरे ख्याल से, आता है कि नहीं,
तो मान लो लेट वन फोर्स बी 3x, अगर इस वाले को मैं 3x मान लूंगा तो ये वाला मेरा 5x हो जाएगा, ठीक है। अदर फोर्स हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का इंक्लिनेशन भी दिया था तो मैं डायग्राम बना सकता हूँ। ये मेरा F1 है, F1 कितना माना मैंने 3x, और F2 कितना माना मैंने 5x, और इन दोनों के बीच एंगल कितने हैं 60 डिग्री। अब दोनों ही का पॉइंट ऑफ एक्शन एक ही है, मतलब ये तो पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन है, तो हम क्या बना सकते हैं बीच में एक रिजल्टेंट, ठीक है नहीं, इस तरह से रिजल्टेंट बना सकते हैं। और मुझे पता है कि ये जो रिजल्टेंट होगा इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास, इसका स्क्वायर, जनरली जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F इक्वल टू अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, यही होता है फॉर्मूला। लेकिन इस बार p की जगह मैंने F1 इस्तेमाल किया है, मतलब मेरा जो p है वही F1 होगा और जो q है वही F2 होगा, तो मेरा फॉर्मूला ये चेंज हो जाएगा किसमें, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। बट क्वेश्चन में मेरे को रिजल्टेंट की वैल्यू तो गिवन है कि इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है वो 35 है, तो r की जगह मैं 35 लिख सकता हूँ। तो अंडर रूट F1 क्या माना था मैंने 3x, तो 3x का होल का स्क्वायर प्लस F2 था मेरा 5x का होल का स्क्वायर प्लस 2 3x इंटू में 5x इंटू में cos कितना एंगल है दोनों के बीच का 60 डिग्री, ये भी क्वेश्चन है गिवन हो गया। अब यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, 35 का स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 2 3 6 हो जाए 30x स्क्वायर, और cos 60 होता है आपका 1/2, ठीक है। इसको आपको सॉल्व कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 35 का स्क्वायर इक्वल टू 34 प्लस 15 कितना आएगा 49x स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 35 इंटू में 35 अपॉन में 49 इक्वल टू में x का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 और 5 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो जो पहले फोर्स को आपने 3x माना था ये हो जाएगा 3 इंटू में 5 जो कि हो जाएगा 15, और दूसरा आ जाएगा आपका 5 इंटू में x था तो 5 इंटू में 5 हो जाएगा 25। तो एक फोर्स आया आपका F1 आ गया आपके पास कितना 15 न्यूटन, और F2 कितना आ गया आपके पास 25 न्यूटन, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाते हैं हम। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोलता है आपसे कि टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। अब दो वेक्टर कुछ भी मान सकते हैं, हम पी क्यू मान लेंगे, लेट वन वेक्टर बी पी, और जो अदर वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा क्यू, क्या हो जाएगा अदर वेक्टर क्यू। एक हो गया पी वेक्टर और एक हो गया क्यू वेक्टर, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में खुद ये बोला हुआ है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर, उसके बाद लिखा है कि भैया कि इसका जो रिजल्टेंट है वो भी इसी के बराबर है, इसका जो रिजल्टेंट है वो भी किसके बराबर है इन दोनों में से किसी एक के बराबर है। तो ऑल्सो क्या गिवन है आर वेक्टर जो है ना इनमें से किसी भी एक के बराबर है, अगर किसी भी एक के बराबर हो गया तो दूसरे के ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर भी तो इक्वल हैं, तो अगर मैं इसको पी के इक्वल कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली क्यू के इक्वल भी हो जाएगा, मतलब कुल मिला के आर वेक्टर हो पी वेक्टर हो क्यू वेक्टर हो तीनों ही वेक्टर क्या है इक्वल है। ये बात समझ में आई, लैंग्वेज थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आपसे फाइंड क्या करना बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, हमें क्या फाइंड करना है एंगल। अब अगर आर मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर आर कौन सा वेक्टर है रिजल्टेंट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है हमें कि आर एक रिजल्टेंट वेक्टर है, तो मेरे को बताइए कि आर का फॉर्मूला तो क्या होता है अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और अगर मैं यहां से रूट हटाऊं तो यहां हो जाएगा आर का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये आएगा। बट मेरे को कंडीशन गिवन थी कि भैया आर वेक्टर पी के बराबर है पी वेक्टर क्यू के बराबर है, तो तीनों इक्वल है, तो तीनों को ही मैं कुछ मान लूंगा, मान लेते हैं एक्स, लेट कर लेते हैं कि तीनों ही किसके बराबर है एक्स के बराबर, क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम है, खुद क्वेश्चन होगा। तो आर की जगह भी एक्स आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, पी की जगह जाएगा एक्स का स्क्वायर, क्यू की जगह भी एक्स आ जाएगा 2 इंटू एक्स कॉस थीटा, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है
ठीक है, यहाँ पे आएगा x और x का x, 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ भी आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ जाएगा cos थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपने। यहाँ पे x का स्क्वायर, ये 2x को मैं इधर ले जाता तो माइनस का 2x का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर cos थीटा। x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कर दिया तो माइनस का x स्क्वायर बचेगा और इधर बच जाएगा 2x स्क्वायर cos थीटा। इस 2x को मल्टीप्लाई में लिखा है तो यहाँ जाकर डिवाइड आ जाएगा, तो जाएगा माइनस का x स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर इक्वल टू में cos थीटा। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, -1/2 आ जाएगा cos थीटा। और cos की वैल्यू में -1/2 आता है जब cos की वैल्यू होती है 120 डिग्री। तो cos से cos भी कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल था वो 120 डिग्री था। किन दोनों वेक्टर के बीच का? P और Q। ये जो P था और ये जो Q था, अरे 120 ये थोड़ा ना होता है, 120 होता है आपका ये P था, ये Q था, इन दोनों के बीच का कितना एंगल था? 120 डिग्री। और R कहीं बीच में बनेगा और ये तीनों ही वेक्टर इक्वल ही थे। अब बताओ किसी को समझ नहीं आया तो? हमें भी नहीं समझ में आया, क्या समझ नहीं आया बताओ? लास्ट वाला समझ नहीं आया? देखो, ये जो हमने एंगल निकाला वो निकाला हमने 120 डिग्री, किसकी वैल्यू आई? थीटा की। थीटा क्या होता है? cos थीटा। cos थीटा क्या होता था? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जो दो वेक्टर हम मानते थे इनमें से एक P होता था, दूसरा क्या होता था? Q। तो अब तुम खुद बताओ, अगर तुम P बनाओगे इस तरह से तो P से Q का एंगल कितना लेना पड़ेगा तुम्हें? 120। अब 120 कितना होता है? ये 60 होता है तो ये 120 होता है, तो Q वेक्टर जरूर यहाँ पे ही होगा। सही है। अब ये दोनों का पॉइंट ऑफ एक्शन एक ही है, तो ये तो ट्रायंगल लॉ नहीं है, ये क्या है? पैरेललोग्राम लॉ है। और पैरेललोग्राम लॉ में रिजल्टेंट कहाँ बनता है? बीच में। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ बनेगा? बीच में। और क्योंकि ये क्वेश्चन में ही गिवन था कि तीनों की वैल्यू सेम थी तो इसलिए मैंने तीनों की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट सेम ही बनाई है। अब समझ में आया? कुल मिलाकर ये तीनों वेक्टर दिए थे आपको और आपने इनके बीच का एंगल फाइंड किया। ठीक है, आगे चले। चलो एग्जाम्पल नंबर 10 पे आ जाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बोट वाले हैं। ठीक है, तो कह रहा है एक मोटर बोट है जो कि जा रही है किसकी तरफ? टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है जो कि किसकी तरफ जा रही है? नॉर्थ की तरफ। तो एक मोटर बोट बना लेते हैं। अब मेरी आपको बताया मेरी ड्राइंग तो बहुत खतरनाक है, तो मैं ऐसे ही बना दूंगा। ठीक है, ये होगी आपकी मोटर बोट, MB लिख देंगे इसको हम। ठीक है, कितना जा रहा है? 25 किलोमीटर पर आवर। किसकी तरफ जा रही है? हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये किसकी तरफ जा रही थी? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अब नॉर्थ सबको बताया ना, नॉर्थ कहाँ होता है? ऊपर की तरफ। तो ये मोटर बोट कहाँ जा रही है? फिलहाल नॉर्थ की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर। वाटर करंट मतलब पता है, जो पानी बह रहा है उसको वाटर करंट बोलते हैं। कितनी स्पीड से बह रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। इसका क्या मतलब है? साउथ से ईस्ट की तरफ कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे। अब मेरे को पता है ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा? साउथ होगा। ये क्या होगा आपका? ईस्ट। अब क्वेश्चन में खुद लिखा हुआ है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ईस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ को पकड़ो, साउथ से ईस्ट की तरफ जाओ, और साउथ से जब ईस्ट की तरफ जाओगे तो साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री पे पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, इतने डिग्री पे पानी फ्लो हो रहा है। मतलब कुल मिला के आप दोनों ही चीज को अरेंज करें तो वाटर का फ्लो कुछ ऐसा है। ये कितने डिग्री पे दिख रहा है ना आपको? 60 डिग्री पे। ये वाटर का क्या हो गया? वाटर करंट हो गया ये। ठीक है, जो कि आपके किससे? साउथ से कितना डिग्री बना रहा है ये? इसको यार थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। ये आपका क्या था? साउथ था, और ये था आपका वाटर करंट, जो कि कितने डिग्री पे था? साउथ से 60 डिग्री पे। क्या अब तक क्वेश्चन क्लियर है? आगे क्या बोलता है? फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो फिलहाल ये क्वेश्चन को साइड करते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं ब्यूटीफुल सा, कि अगर आपके पास एक बोट है, क्या है? एक बोट है। ठीक है, फिर से ऐसी बोट बना दूंगा मैं। ठीक है, ये होगी मोटर बोट। ठीक है, और अगर ये इधर जा रही है, इसके एक मतलब बोट इधर जाना चाह रही है किसी भी स्पीड से, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो बहाव है ना पानी का वो इधर की डायरेक्शन में। बहाव कहाँ है? इधर की डायरेक्शन में। ठीक है, मान लेते हैं कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो है ये पानी का बहाव है, ये मोटर की स्पीड है। क्या बोट एक्चुअल में कभी ऐसे जा पाएगी? आप खुद सोच के देखो।
जो वाटर होगा उसको थोड़ा तो इधर की तरफ शिफ्ट करता रहेगा, ग्रेजुअली करता रहेगा। तो कुल मिला के जो होगा ये कि बोट थोड़ा सा इधर इधर जाते रहेगी, मतलब आगे तो जाएगी जाएगी लेकिन थोड़ा सा इधर भी आते रहेगी। कभी आपने देखा भी होगा तो कोई भी इंसान जब नदी में तैरता है और नदी का फ्लो इधर होता है तो इंसान सीधा तैरता नहीं, वो तैरते तैरते इधर इधर कहीं पहुंच जाएगा वो। तो कुल मिला के अगर आप इसको वेक्टर की फॉर्म में देखो तो कुल मिला के दो ही तो वेक्टर है, एक वेक्टर ये हो गया जो मोटर बोट का वेक्टर है और एक वेक्टर ये हो गया जो वाटर करंट का वेक्टर है। और कुल मिला के काम कहाँ हो रहा है, बीच में कहीं, यही हो रहा है। कुल मिला के बोट जाएगी यहाँ कहीं, इसी को हम क्या बोलते थे, रिजल्टेंट। तो पूरे ही पूरे क्वेश्चन को हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली जाएगा कहीं बीच में, लेकिन रिजल्टेंट इधर की तरफ शिफ्ट होगा थोड़ा सा, ठीक है, एग्जैक्टली बीच में नहीं होगा। जितना बड़ा वेक्टर होता है रिजल्टेंट उसकी तरफ जाता है। तो पूरे क्वेश्चन को हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्यों, ये समझ में आया? क्योंकि रिजल्टेंट का फॉर्मूला मुझे पता है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, ऐसे हम कर सकते हैं। तो उससे हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब यही चीज हम इसमें अप्लाई करेंगे, यही चीज हम किसमें अप्लाई करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ये था साउथ और ये था वाटर करंट, कितने डिग्री पे, 6 डिग्री पे। और जो बोट थी वो कहाँ जा रही थी, नॉर्थ की तरफ। ये हमारी बोट जा रही थी, मोटर बोट, एम भी लिख दूंगा उसको मैं, मोटर बोट। और ये वाटर करंट को मैं डब्ल्यू सी लिख देता हूँ, वाटर करंट, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि ये जो बोट है ये जाना इधर चाह रही है लेकिन पानी का भाव इधर है, तो क्या कभी मोटर बोट ऐसे जा पाएगी? नहीं नहीं, ट्राइंगल लाने लगेगा, पैरेललोग्राम लॉ लगेगा, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ एक्शन सेम है, ठीक है। मोटर बोट कभी वैसे नहीं जा पाएगी। मोटर बोट को ये पानी का बहाव थोड़ा सा इधर की तरफ ले जाएगा, जिसको हमने क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। ऐसे ही होगा रिजल्टेंट। और अगर साउथ से वाटर करंट 60 डिग्री पे है तो जो वाटर करंट से मोटर बोट का एंगल बनेगा वो ये बनेगा, कितना डिग्री, 120 डिग्री। अब मुझे ये डिग्री क्यों चाहिए पता है, क्योंकि जब भी मैं पैरेललोग्राम लगाता था P और Q तो हमेशा हम एंगल लेते थे इन दोनों के वेक्टर के बीच का। किन दोनों के वेक्टर के बीच का, जो वेक्टर को मेरे को सॉल्व करना है। तो मेरे को किसको सॉल्व करना है, मेरे को एक वाटर करंट को सॉल्व करना है और दूसरा मोटर बोट को। तो इन दोनों के बीच का एंगल मायने रखता है, इसके बाहर का एंगल मायने नहीं रखता। ये बात समझ में आ गई। अब वाटर करंट की स्पीड बताओ कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 10 किलोमीटर पर आवर। वाटर करंट कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। और मोटर बोट की स्पीड कितनी दे रखी थी, 25 किलोमीटर पर आवर, यही दे रखी थी। तो अब तो सॉल्व करना बहुत इजी है ना। अब मैं इस पूरे ही क्वेश्चन को एग्जैक्टली वेक्टर बना देता हूं मैं। तो ये मेरा हो जाएगा एक वेक्टर और ये हो जाएगा मेरा दूसरा वेक्टर। इसकी वैल्यू को मैं P मान लेता हूं, जो कि P कितना होगा बताना जरा, ठीक है। P होगा आपका कितना, 10, और Q कितना होगा आपके पास, 25। और रिजल्टेंट फाइंड करना है मुझे, रिजल्टेंट होगा यहाँ पे, है कि नहीं। अब मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दूंगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। और थीटा होगा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, जो कि 120 डिग्री था, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। R की वैल्यू क्या आएगी, P का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 10 इंटू में 25 cos 120 डिग्री। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 25 का होता है 625 प्लस 25 2 जा 50, 500 आएगा। और cos 120 होता है -1/2, कितना होता है, -1/2, ठीक है। इससे ये कटेगा तो आपका ही पहले ये दोनों प्लस करेगा 725 माइनस का 225, ये आ जाएगा। तो आपका कुल मिला के जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट में 5 से 5 गया, 2 से 2 गया, तो आ जाएगा 500। उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो R आएगा आपका 10√5, यह आ जाएगा आपका रिजल्टेंट। क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट। हाँ हाँ, ओ हाँ सॉरी, यहाँ पे आएगा 250, कितना आएगा 250, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके ये नहीं आएगा, इसको सॉल्व करके कुछ और आएगा आपका, आर आएगा। अरे क्वेश्चन रोल नहीं, मैंने यहाँ पे गलत सॉल्व कर दिया था। 725 से आपको 5 7 और गया 4 475, ये होगा। अब सही है, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा आर, हाँ वो आपकी मर्जी है, अगर आपका टाइम है तो आप निकाल लो। आर आएगा 21.8। अब अगर वापस हम बैक टू द क्वेश्चन आए तो हम निकाल रहे थे स्पीड,
ठीक है, तो ये भी किलोमीटर पर आवर था, ये भी किलोमीटर पर आवर था, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी भी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी आ जाएगी, 21.8 किलोमीटर पर आवर, यह जाएगा आंसर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, इतनी चीज क्लियर है सबको। तो अभी तो हमने रिजल्टेंट निकाला, क्या निकाला, रिजल्टेंट कि बोट कितनी स्पीड से जाएगी, ये हमने निकाला। बट अभी भी हमने ये नहीं निकाला है कि बोट कितने एंगल पे जाएगी, तो एंगल भी निकालना पड़ेगा। तो उसको सॉल्व करते हैं हम। फिर से मैं बनाऊंगा P जो कि हमारा था 10 के बराबर, और ये था हमारे पास Q जो कि किसके बराबर था 25, और रिजल्टेंट यहाँ कहीं था R। तो मेरे को इस रिजल्टेंट का एंगल निकालना है जिसको हम बीटा से डिनोट करते थे। किससे डिनोट करते थे, बीटा से। इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी। अब मेरे को इस बीटा का फॉर्मूला पता है, 10 बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, Q साइन थीटा अपॉन में P प्लस क्यू कॉस थीटा, यही फॉर्मूला पता है मुझे। अब बस वैल्यू पुट कर दो इसकी, Q क्या है, ये है 25 साइन थीटा, थीटा होता है इन दोनों के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर्स के बीच का, जो कि होगा कितना 120, अपॉन में P कितना मेरे पास 10 प्लस 25 कॉस 120। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं एक बार। 25 साइन 120 होता है √3/2। ठीक है, अब आपको अगर मैथ्स आती है तो आपको ये पता होना चाहिए, नहीं आती तो फिलहाल कुछ हो नहीं सकता। दूसरा आएगा 10 प्लस में 25 कॉस 120 होता है -1/2। ठीक है, इतनी सी जगह मिल रही है हमें, इसमें सॉल्व करते हैं। तो आपका आ जाएगा ये 25 √3/2 अपॉन में, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा ये 12.5 माइनस का 10 अपॉन माइनस में 12.5, या फिर इसको फ्रैक्शन में ले लूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, वो ज़्यादा बेटर है। 25 √3 माइनस नहीं सॉरी अपॉन में 2 अपॉन में यह आ जाएगा आपका 20 माइनस 25/2। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 √3/2 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में -5, 2 से 2 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो माइनस का 5 √3। अच्छा, आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो आपके टीचर कई बार गलत भी कर देंगे। जो एंगल निकलता है ना बीटा, अरे यहाँ ध्यान दो, जो बीटा एंगल निकलता है ना वो कभी कभी ना यहाँ से भी निकल सकता है। समझ में आया क्या बोला मैंने राइट नाउ बीटा निकाला है किसके रेफरेंस में, पी वेक्टर। और पी वेक्टर कौन सा था, वाटर करंट, कि वाटर करंट से कितने एंगल पे बोट जाएगी। तो इसलिए मेरा आंसर आया है 5 √3। लेकिन अगर मैंने बुक में देखा, बुक में उसने किससे निकाला हुआ है, वर्टिकल से, कि वर्टिकल से बोट कितने एंगल पे जाएगी, तो उसका आंसर आ रहा है आपका √3/4। ठीक है, तो सबसे बेस्ट चॉइस जो आपको करनी है वो ये कि आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है कि आपके कौन से वेक्टर हैं और जो बीटा एंगल है वो किससे बना रहा है। अगर मैं इस बीटा को ना बस यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ बना दूँ और फिर मैं ये वैल्यू निकाल दूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि क्यू से इतना एंगल पाएगा ही नहीं है, क्यू से तो अलग एंगल पाएगा। ठीक है, यहाँ से एंगल पाएगा। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो ये है आपका, अगर वाटर करंट इस डायरेक्शन में होता और हमारी मोटर बोट इस तरफ जा रही होती और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, तो वाटर करंट से कितने एंगल पे बन रहा है 30, लेकिन वर्टिकल से 30 थोड़ी ना होगा, वर्टिकल से कितना होगा 60। तो जो एंगल यहाँ से निकलेगा वो यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से अलग निकलेगा वो। तो आप डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो टीचर के लिए समझना आसान होगा कि इसने एंगल ही निकाला लेकिन इसने रेफरेंस पॉइंट अलग ले लिया। ठीक है, ये चीज समझ में आई। नहीं, अगर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है तो आप टीचर को बोल सकते हो सर मैंने ना इससे निकाला है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया और हमारे पास डायरेक्शन भी आ गई। इसको बस इस तरीके से लिख देना होता है आपने कि बीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 5 √3 माइनस का। ठीक है, तो ये आपका फाइनल एंगल आ गया। चलो, एक और तरीके का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, वो है अम्ब्रेला प्रॉब्लम। ठीक है, अम्ब्रेला। ठीक है, चलो उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, और वो क्वेश्चन का आप आंसर करने की कोशिश करना कि जैसा अभी बाहर बारिश हो रही है बहुत जोर से। ठीक है, तो मेरे को मान लो अपने घर से यहाँ तक आना है, तो मेरे पे 2 चॉइस है कि मैं स्लो स्लो आऊँ या मैं भगाते हुए आऊँ। आपको क्या लगता है कि किस केस में मैं ज़्यादा भीगूंगा? बताओ।
भगाने में ज्यादा भीगूंगा। स्लो में देखो, इसी इसी चीज को ना एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था, मैं नाम भूल गया उसका, ठीक है, एक बुक है रेजनिक बुक करके, उसमें लिखा हुआ है कि आप बारिश में चाहे स्लो चलें चाहे फास्ट चलें, आप सेम ही भीगेंगे। क्योंकि अगर आप स्लो चलोगे तो आपको ज्यादा टाइम तक बारिश में खड़ा होना पड़ेगा, इस वजह से आप ज्यादा भीगोगे। लेकिन जब आप फास्ट चलते हो ना, तो जो ड्रॉपलेट्स जमीन में गिरने वाली थी, आप बीच में आ जाते हो उसके। समझ में आया क्या बोला मैंने? ठीक है, जैसे ऐसी ड्रॉपलेट्स है और ये एक रोड है, आप यहाँ पे हो, ठीक है। अब अगर आप स्लो चलोगे तो आप यहां तक नहीं पहुंच पाओगे ना, यहां तक पहुंचने से पहले ये ड्रॉपलेट गिर जाएगी। लेकिन अगर आप फास्ट भाग रहे हो तो आप जैसे ही यहां पहुंचेगी वो आपकी फिर बॉडी में गिरेगी, टकरा जाएगी, और अगली ड्रॉप आपके पैर में टकराएगी। तो जितना फास्ट भागोगे उतना ही आप सामने की तरफ से भीगते जाओगे, क्योंकि जितनी भी ड्रॉपलेट्स आपको टकरा तो ही आ रहे हो, उनको जमीन में आप गिरने नहीं दे रहे, सारी ड्रॉपलेट्स को आप अपने ऊपर ले रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी को हम वेक्टर फॉर्म में समझते हैं। इसी को किस में समझते हैं हम? वेक्टर फॉर्म में। अगर कोई भी पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन बारिश ऐसे आ रही है, ये रेन होगी, ये मैन की स्पीड होगी, ms, मैन की स्पीड, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस मैन को या इस पर्सन को, इसको पी लिख देते, पी ज्यादा आसान रहेगा, पी पर्सन को, इस पर्सन को क्या बारिश ऐसे ही आती हुई दिखेगी? नहीं, क्योंकि वो आगे की तरफ भाग रहा है और रेन ऐसे आ रही है, तो वो रेन ऐसे टकरा रही है, उसकी छाती में टकरा रही है। तभी ना कभी आपने देखा हो कि कभी भी आप भाग रहे होगे, चल रहे होगे ना, अगर आप अम्ब्रेला को ऐसे रखोगे तो आप सामने से भीग जाओगे, क्योंकि जो ड्रॉपलेट नीचे गिरी थी ना, आप एक कदम आगे गए, यहाँ गिर गई, ठीक है। तो आपको कभी भी अम्ब्रेला को ऐसे नहीं रखना चाहिए, आपको कैसे रखना चाहिए? थोड़ा सा आगे। तो जो आगे की ड्रॉपलेट्स है वो जमीन में नहीं गिरे, वो अम्ब्रेला से टकरा के इधर उधर बिखर जाए, ताकि जब आप आगे जाओ आपके पास इनफ स्पेस हो चलने के लिए, ठीक है। पीठ पे कैसे गिरेगी बेटा? जो ड्रॉपलेट तेरी पीठ पे गिरने वाली थी, तू तो आगे चले गया ना, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा आगे, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से भाग रहे हो। अगर बहुत ज्यादा स्पीड से भाग रहे हो फिर आपको एंगल और चेंज करना पड़ेगा। तो कुल मिला के इस पर्सन को कभी भी ये नहीं लगेगा कि रेन ऐसे गिर रही है, बल्कि कैसा लगेगा कि रेन कैसे गिर रही है? ऐसे गिर रही है। बन गया वेक्टर का क्वेश्चन? बन गया कि नहीं बन गया वेक्टर का क्वेश्चन? कि भैया ये एक वेक्टर हो गया पर्सन वाला, और ये वेक्टर हो गया किसका वाला? रेन वाला। कौन सा वाला? रेन वाला, ठीक है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, ये मैंने शायद मेरे को गलत बना दिया, ठीक है, इस तरीके से नहीं बनेगा ये, इधर से इनका, हाँ तुम दोनों तभी तो मैं साथ में नहीं बिठाता, और तुम बोलते मेरे को मौका दो, उठ जाओ जल्दी से, किसान उठ जा, ठीक है। आराम से बैठ के पढ़ते तो होनी खाली है क्या? वो तो बारिश की वजह, वो तो हवा की वजह से गिरती है, ठीक है। जो क्वेश्चन में गिवन होगा वही तो लगाएंगे हम, ठीक है। अब ये वेक्टर बनना चाहिए आपका ऐसे ही। अच्छा, अम्ब्रेला का बनेगा ना, वो तो ठीक है, मैं तो उसका बना रहा था, कंपोनेंट का बना रहा था। देखो, अगर ये आपका रेन है, ठीक है, ये आपका पर्सन है, ठीक है, और ये आपकी अम्ब्रेला है। क्या है आपकी? अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला को कभी भी आपको कैसे होल्ड करना पड़ेगा? क्योंकि रेन ऐसे आ रही है, तो आपको अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रेन ऐसे हो जाएगी तुरंत ही। आपको अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में। ये बात समझ में आई कि नहीं? इस एंगल पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यही वो क्वेश्चन पूछता है। अब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11th क्वेश्चन में क्या बोलता है? ऑन अ सर्टेन डे रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली। किसी दिन में बारिश कैसे आ रही थी? वर्टिकली आ रही थी। कितने की स्पीड से? 35 मीटर पर सेकेंड। ये तो रेन होगी, ठीक है। अ विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम। कुछ देर बाद विंड चलने लगी विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। ये होता है आपका ईस्ट, और ईस्ट टू वेस्ट होता है ये, सॉरी उल्टा बना दिया, ईस्ट ये होता है, वेस्ट इधर होता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है। तो कह रहा है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब हवा कैसे चलने लगी? ऐसे चलने लगी। ये रहा आपका ईस्ट, ये रहा वेस्ट, और यहाँ पे जो हवा की स्पीड है वो देखिए 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट द बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। किस डायरेक्शन में
एक बंदे को जो कि बस स्टॉप पे है उसको अम्ब्रेला को क्या करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। हाँ देखो बहुत सिंपल है, अगर रेन ऐसे गिर रही है, ठीक है, ये रेन वाला वेक्टर हो गया और ये विंड वाला वेक्टर हो गया, इसी को अगर मैंने सेम पॉइंट बना दूं, ठीक है, ये विंड वाला वेक्टर हो गया, तो मेरे को पता है कि विंड की वजह से जो रेन होगी, रेन इस एंगल पे गिर जाएगी, सही है, इसको क्या बोलेंगे हम, रिजल्टेंट। कुल मिला के काम तो यही हो रहा है, रेन को विंड इस डायरेक्शन में शिफ्ट करने वाली है। अब रेन का वेक्टर कितना दे रखा था मैं, 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और विंड का वेक्टर कितना दे रखा था मुझे, 12 मीटर पर सेकेंड। मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट। क्या निकालना है मुझे, रिजल्टेंट, क्योंकि जिस भी डायरेक्शन में बारिश गिरेगी उसी के अपोजिटली मुझे वो क्या पकड़ना है, अम्ब्रेला। इस डायरेक्शन में अगर रेन गिरेगी तो इसी के जस्ट अपोजिट मेरे को अम्ब्रेला पकड़ना है, तो मेरे को अम्ब्रेला का एंगल पता चल जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बात क्लियर है, क्लियर है ये बात, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मैं पहले हटा देता हूं, ठीक है। तो अब इसको हम मान लेते हैं, ये जो वेक्टर है इसको मान लेते हैं W वेक्टर, ठीक है, क्योंकि विंड है तो 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और ये हो गया आपका कौन सा वेक्टर, R वेक्टर, जो कि कितना हो जाएगा, 35 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा क्या आपका, अच्छा R तो रिजल्टेंट होता ना, गड़बड़ हो जाएगी, इसको PQ ही मानना पड़ेगा, नहीं तो बार बार तुम ना परेशान हो जाओगी। रेन को मैं P वेक्टर मान ले रहा हूँ और विंड को मैं Q वेक्टर मान ले रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका R वेक्टर, सही है, ठीक है। समझ में आया ना, P वेक्टर कौन सा है, अभी भी नहीं समझ में आया, ये रेन के लिए और ये किसके लिए, विंड के लिए, R हो गया रिजल्टेंट। अब मेरे को पता है R क्या होता है, अंडर रूट में P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, और cos थीटा होता है किसके बीच का एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है। तो R कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट P का स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 35 इंटू में 12 इंटू में cos 90, cos 90 जीरो होता है, तो ये पूरी टर्म तो आपकी कट जाएगी। आपको बस इसको सॉल्व करना है, 35 के स्क्वायर को और 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, आपका R वेक्टर आ जाएगा। ये आपका आएगा 1225 प्लस 144, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा 961369, और इसको भी आप सॉल्व करोगे तो ये 37 के बराबर आ जाएगा, R इक्वल टू 37 आ जाएगा। अब कुल मिला के अगर आप देखो तो P एक स्पीड का वेक्टर था, वेलोसिटी का वेक्टर था, ये भी वेलोसिटी, तो R भी वेलोसिटी हो जाएगी। तो आप बोलोगे रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन इक्वल टू 37 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो बंदा है बस स्टॉप पे खड़ा है उसको जो बारिश की स्पीड है वो कितनी, 35 नहीं लगेगी, उसको क्या लगेगी, 37 लगेगी। बारिश हवा की वजह से जो बारिश की स्पीड है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, ये बस समझ में आ गया। अब अगला क्या निकालना है हमको, एंगल, क्या निकालना है, एंगल, एंगल ऑफ अम्ब्रेला, ये निकालना है हमको, ठीक है। अब इसमें ना आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप जब भी एंगल निकालना हो ना, आप वो वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल ना करें जो मैंने आपको बताया टेन बीटा वाले का, क्योंकि इसमें ना वो आपको परेशान कर देगा कि पी वेक्टर कौन सा है, क्यू वेक्टर कौन सा है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, हमने जो पी और क्यू वेक्टर लिया था ना, हमने सीधे ट्रायंगल के हिसाब से लिया था। सीधा ट्रायंगल मतलब पता है, ये वाला ट्रायंगल, ये था पी और ये था क्यू, और फिर रिजल्टेंट यहाँ बन रहा था। लेकिन इस बार ट्रायंगल क्या हो गया है, इन्वर्ट हो गया है। क्या हो गया इस बार, ट्रायंगल नीचे की तरफ बन गया है। तो अब मैंने इसको पी मान लिया, ये क्यू मान लिया इसको मैंने, तो इसके हिसाब से मुझे फिर से डेरिवेशन करनी पड़ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर से मेरे को दोबारा से फॉर्मूला नया बनाना पड़ जाएगा। इंस्टेड ऑफ मैं दोबारा फॉर्मूला बनाने के मैं अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करूंगा। कैसे, ये आपका क्या है बताओ, 35 जिसको हमने पी वेक्टर माना था, और ये वेक्टर क्या है आपके पास, क्यू जिसको हमने क्या माना था, 12 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका रिजल्टेंट आर वेक्टर। सही है, सही है कि नहीं, ये बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब ध्यान देना, ध्यान सुनना, देखो इसको मैंने यहां बना दिया, इसको मैंने यहां बना दिया आर वेक्टर, और इसी के जस्ट अपोजिट आप क्या खोलोगे, अम्ब्रेला। सही है, और ये जो नीचे की तरफ वेक्टर है जो कि पी वेक्टर है 35 मीटर पर सेकेंड, इसी के अगर लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं ऐसे,
अब मैं क्यों कर रहा हूँ समझ जाओगे आप। तो ये एंगल मैं निकाल सकता हूँ। अब ये एंगल को मैं बीटा मान लेता हूँ, ये एंगल भी क्या हो जाएगा बीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये पढ़ा था आपने, सही है। अब मैं बीटा कैसे निकालूंगा, देखो ये मेरे पास क्यू वेक्टर है, तो क्यू वेक्टर के पैरेलली में एक और वेक्टर बना सकता हूँ यहाँ पे, जो कि कितना होगा क्यू के ही बराबर होगा। हमने डेरिवेशन में पढ़ रखा है कि भैया पैरेलल साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका एक क्यू वेक्टर कितना होगा बताना जरा, 12 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई आपको विनीत, समझ में आई ये बात, कनेक्ट समझ में आई कि नहीं आई। हमारे पास ऑलरेडी पी वेक्टर था और क्या था क्यू वेक्टर था, लेकिन ये दोनों एक ट्राइंगल नहीं बना रहे थे, ये दोनों क्या बना रहे थे, एक पैरेललोग्राम बना रहे थे। और ट्रिग्नोमेट्री में एंगल निकालने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल का बनना जरूरी है। तो मैंने पहले इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट किया, मैंने जो रिजल्टेंट बनाया इस क्यू वेक्टर को मैंने शिफ्ट करके यहाँ बना दिया, ताकि मेरे पास क्या आ जाए, एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए। दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से मैं बीटा निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ। टेन बीटा कितना आएगा बताने जरा, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में 20, तो टेन बीटा कितना आ जाएगा बताने जरा, परपेंडिकुलर कितना है इसके सामने 12, बेस कितना है इसके सामने 35, यही आया। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इनवर्स 12/35, यही आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। तो अगर ये मेरे को ये वाला एंगल मिल गया तो ये भी तो बीटा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि आपको वर्टिकल से अम्ब्रेला को कितने एंगल पे खोलना है, 12/35। समझ में आया क्या किया हमने, समझ में आया। तो मैं लिख दूंगा अम्ब्रेला शुड बी ओपन्ड एट बीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 12/35 फ्रॉम वर्टिकल। वर्टिकल से एंगल निकालना, ध्यान रखना मैंने यही काम आप हॉरिजॉन्टल से भी कर सकते थे। 9th क्वेश्चन है आपका, एट व्हाट एंगल डू द फोर्सेस, एक फोर्स दिया है F1, F1 कितना है P प्लस क्यू, और दूसरा फोर्स दिया है F2 कितना दिया है P माइनस क्यू, और इनका रिजल्टेंट दे रखा है R √3p² प्लस क्यू स्क्वायर। कह रहा है इनके बीच का एंगल फाइंड करो, मतलब थीटा फाइंड करना है आपको, ठीक है F1 और F2 के बीच का, ठीक है। अच्छा कैसे पता चला कि थीटा ही फाइंड करना है, बीटा फाइंड नहीं करना। अगर बोलता है रिजल्टेंट का एंगल निकालो तो बीटा निकालना होता है, लेकिन इस बार क्या बोला है कि इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल बताओ तो हमको थीटा निकालना है। ये बस समझ में आ गया। अब ये फोर्स होगा F1 और ये फोर्स होगा कुछ F2 और इन्हीं दोनों के बीच का एंगल थीटा निकालना है। अब अगर मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाऊं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √p। अब p q तो उसने इस्तेमाल कर लिया, तो मेरे को F1 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और यही cos थीटा मेरे को निकालना है। r की जगह क्या आएगा आपका √3p² प्लस क्यू स्क्वायर। F1 क्या है आपके पास p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू का होल का स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू p प्लस क्यू p माइनस क्यू cos थीटा। इसको आपको सॉल्व करना है, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 3p² प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म लगेगा, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq, यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस 2pq, और ये सॉल्व हो गया मेरे पास ये, और ये रहा 2p प्लस q p माइनस q, मतलब हो गया a प्लस बी a माइनस बी, जिसका होता है 2a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर cos थीटा। इतनी बड़ी इक्वेशन है आपके पास। अब अगर आप ध्यान दो तो ये प्लस का 2pq है, ये माइनस का 2pq है, कट जाएगा ये p और p, 2p का स्क्वायर q और q 2q का स्क्वायर, तो आपको जो इक्वेशन बनेगी 3p² प्लस q स्क्वायर, हाँ सोचिए p और p 2p का स्क्वायर प्लस q और q 2q का स्क्वायर, ये p और ये p हो गया, ये q और ये q हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई नहीं करो, ऐसे ही लिख दो इसको 2 ब्रैकेट में p माइनस p² माइनस q स्क्वायर cos थीटा। अब इसको आपको सॉल्व करना है 3p² प्लस q स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं इससे क्या कॉमन निकालूं, हाँ आप एक काम कर सकते हो, आप इसको इधर ले जा सकते हो, तो 3p² माइनस 2p² प्लस q स्क्वायर माइनस का 2q स्क्वायर, तो यहाँ को बचेगा 2 ब्रैकेट में p² माइनस q स्क्वायर cos थीटा। तो इसको इससे काटोगे तो p² बचेगा, इसको इससे काटोगे तो माइनस का q स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा 2 ब्रैकेट में p² माइनस q स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। अब इस पूरे से ये तीनों मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में जा सकता है, तो p² माइनस q स्क्वायर अपॉन में p² माइनस q स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 cos थीटा, इससे ये पूरा ही कट जाएगा तो बचेगा 1 = 2 cos थीटा
और यह आ जाएगा 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा, और 1/2 आता है जब कॉस की वैल्यू 60 डिग्री होती है, तो कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा ही जाएगा आपका 60 डिग्री। अगला आपका आएगा 14th। तो 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंगल निकालो दो वेक्टर के बीच में जो कि है p वेक्टर एंड q वेक्टर, अगर r वेक्टर की वैल्यू है, अच्छा r स्क्वायर की वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सीधे सीधे मैं अगर आर का फॉर्मूला लगाऊं तो आर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। यहां से अंडर रूट हटाओगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। और आर स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो आर स्क्वायर की जगह आप पुट कर सकते हो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब p से p कट जाएगा, r से r कट जाएगा, इसको इधर ले जाना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2pq कॉस थीटा। यह सब कट जाएगा तो जीरो बचेगा, जीरो इक्वल टू 2pq कॉस थीटा। जीरो से कुछ भी डिवाइड होता है तो भी जीरो आता है, तो 2pq को आपने डिवाइड में ले गए, 90 आएगा। तो यहाँ आएगा जीरो इक्वल टू कॉस थीटा, और जीरो आता है जब कॉस की वैल्यू होती है कॉस 90 इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट गया तो थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है कॉस 90, सॉरी। ठीक है, समझ में आए कि नहीं आए? अब वेक्टर एडिशन के क्वेश्चन समझ में आ गए सारे के सारे।